अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार की गैर मामूली खामोशी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। भारत की गैर मामूली खामोशी ने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर सवालात को जन्म दिया है। भारतीय ऑपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर तनकीद कर रही हैं और जवाब तलब कर रही हैं कि इस संगीन वाक़े पर फौरी रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया। भारत की अंदरूनी सियासत में इस खामोशी को कमजोरी तस्वुर किया जा रहा है। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को कौम के सामने वाज़ेह शवाहिद और हिकमत अमली पेश करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो सिर्फ सिफारती सरगर्मियों तक महदूद रहे। माजी में दहशतगर्द हमलों के बाद मोदी हुकूमत की जारहाना बयानिए और फौरी रद्द-ए-अमल की रोशनी में इस बार मोहतात अंदाज गैर मामूली दिखाई दे रहा है। इन हालात में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत किसी और बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा है या ये महज सिफारती दबाव बढ़ाने की एक मुनज़्ज़म मुहिम है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ पानी रोकने के ऐलानात और दीगर दबाव के हरबे इसी बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा महसूस होते हैं। जैसा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास है और आने वाले दिनों में किसी बड़ी पेशरफ्त के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मोदी का पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने का शोशा और उसके बाद मोदी सरकार के सबूत ना देने और खामोश रहने पर भारतीय अवाम भी सवाल उठा रही है। एक आम भारतीय खातून अपनी ही सरकार को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे रही है। भारतीय खातून का कहना है कि भारत में तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे हुकूमत, पहलगाम हमला भी मोदी सरकार की सियासी चाल है। मोदी हुकूमत आते ही भारत और उसके शहरी खतरे से दो चार हो जाता है। अब जाहिर हो रहा है कि मोदी इस बार पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया हिंदुस्तान के लोगों में बेचने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि मोदी अपने लोग अब इस पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी मोदी को लेने के देने पड़ रहा है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। भारत के सिख रहनुमा ये दावा भी, अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सिख बरादरी और भारतीय फौज मोदी सरकार के खिलाफ बगावत कर गई। यानी वो मोदी जो पाकिस्तान पर सांस बंद करने के दावे कर रहा था, लेकिन खुद इसका सांस तंग हो रहा है। यहाँ तक कि गैर मुल्की मीडिया भी मोदी के खिलाफ चार्जशीट बयान कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के लिए बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल करने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद भारत ने 100 से ज़ायद गैर मुल्की सफारती मिशन के नुमाइंदों को वज़ारत ख़ारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में भारतीय हुक्काम ने इब्तदाई तकनीकी इंटेलिजेंस और चेहरे की शनाख्त के कुछ हवालाजात पेश किए, लेकिन मोतबर और नाकाबिल तरदीद शवाहिद फराहम नहीं किए गए। तजियाकारों का कहना है कि भारत की यह हिकमत अमली आलमी बरादरी में पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ कायम करने की कोशिश है ताकि किसी मुमकिन फौजी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी तायद हासिल हो सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक ठोस शवाहिद की अदम फराहमी से दो में से एक इम्कान की निशानदेही होती है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इन पर ब्रीफिंग से आगाह 4 सिफारतकारों ने बताया है कि नई दिल्ली बज़ाहिर अपने हमसाया और रिवायती दुश्मन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। अब भारत फिर से कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। वो मिस एडवेंचर वो पहले भी कर चुका है। एक पहलगाम हम सिंतास माहदे को मुअत्तल करना, जिसके खिलाफ हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत ने दो टोक अंदाज में अपने मौक़िफ़ पेश किया है। और वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी कहते हैं कि हमने ये मिसाइल चौकों पर नहीं रखे हुए बल्कि इस तरफ की तरफ है। बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये जो क्रूज मिसाइल हैं, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। अगर सोचोगे भी तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब सिविल क़यादत भी इस अहम कौमी सलामती के मामले पर यकजा दिखाई देती है। वो कि PTI भी भारत के इस इक़दाम की मुखालिफत कर रही है, लेकिन वो ये मुतालबा कर रही है कि भारतीय जारहियत के खिलाफ मुमकिना APC इजलास में बानी PTI को भी शामिल किया जाए ताकि दुश्मन को यकजहती का पैगाम जाए। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने सेनेट इजलास में इस हवाले से क्या गुफ्तगू की, जरा उसकी एक झलक आप APC बुलाए और उसमें इंश्योर करे, यकीन बनाए कि इमरान खान शामिल हो। जब इमरान खान की आवाज बुलंद होगी, जब कौम इमरान खान से डायरेक्टली आवाज सुनेंगे तो वो पूरी दुनिया में गूंजेगी और हमारा मकसद पूरा होगा। इंडिया के अज़ाइम हैं वो खाक में मिल जाएंगे। बहरहाल भारत पाकिस्तान से जंग करने की कोशिश करता है तो वज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि पूरी दुनिया इसके इस मुमकिन अमल की मुखालिफत करेगी। अब सवाल ये है कि भारत जंग करने की बात तो करता है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो भारत की मुसल्लह और दिफाई सलाहियतें पाकिस्तान के मुकाबले में कमज़ोर पोजीशन पर नज़र आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने वक्त के साथ साथ अपने मिसाइल प्रोग्राम में बेपनाह तरक्की की है और अब वो ऐसे हथियारों का मालिक बन चुका है जो भारत के तकरीबन हर अहम शहर को निशाना बना सकते हैं। शाहीन 3 मिसाइल जो पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स पर शुमार होता है, तकरीबन 2750 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसकी मदद से भारत के मशरकी साहिल तक जो मौजूद शहर हैं जैसे चेन्नई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, उनको निशाना बनाया जा सकता है। गौरी मिसाइल
जो दरमियाने फासले का मिसाइल है, 1300 से 1500 किलोमीटर की रेंज का हामिल है और इसकी मदद से दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों को बआसानी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास जो नसर जैसे कम फासले के बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद हैं, जो जंग के मैदान में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के मिसाइल निज़ाम में एक अहम इजाफा बाबर क्रूज मिसाइल का है, जो ज़मीनी या समुद्री तनसीबात से लॉन्च किया जा सकता है और ये रेडार से बचते हुए कम बुलंदी पर प्रवास करके दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रेडार स्टेशंस और दीगर अहम तनसीबात को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 700 से 1000 किलोमीटर के दरमियान है। पाकिस्तान का फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा और सारा सिस्टम सादा ज़रूर है लेकिन इफ़ेक्टिव है। पाकिस्तान अपने रेड जोन नेटवर्क्स को भी मुसलसल अपग्रेड कर रहा है ताकि दुश्मन के हमले को बर वक्त शनाख्त किया जा सके। चीन के ताउन से पाकिस्तान ने LY-80 तर्ज का एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है, जो दरमियाने फासले तक मार करने वाले दुश्मन तैयारों और मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास सेकेंड स्ट्राइक यानी जवाबी न्यूक्लियर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद है, जिसका इन्हिसार न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने वाली आबदोज़ों पर है। जबकि भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस S-400 पर काम कर रहा है, मगर ये निज़ाम अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हो सका। इस सिस्टम की मुकम्मल फालियत और मौसर अंदाज में काम ना करना भी भारत के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। दोनों ममालिक की एयर फोर्सेज में एक नुमाया फ़र्क भारत की जंगी तैयारों के बार बार होने वाले हादसात की सूरत में नजर आता है। गुज़श्ता 5 सालों में भारतीय फ़ज़ाइया की कम अज़ कम 25 से ज़ायद जंगी तैयारे गिर चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हादसात MiG-21, MiG-29 और Sukhoi 30 जैसे जो तैयारे हैं उनके साथ पेश आया है। सिर्फ 2024 में 3 बड़े हादसात हुए हैं, जिनमें MiG-29 और राजस्थान में जो Sukhoi है वो 30 महाराष्ट्र में गिरकर तबाह हुआ है। मार्च 2024 में भारत का अपना तैयार करदा जो तैयारा है वो भी पहली बार हादसे का शिकार हुआ। अगरचे इन हादसात में ज़्यादातर पायलट महफूज रहे, लेकिन ये वाक़यात भारतीय फ़ज़ाइया की तकनीकी कमज़ोरियों और पुराने तैयारों के इस्तेमाल पर सवाल ज़रूर उठाते हैं, धब्बा ज़रूर लगाते हैं। 2021 में जो तमिलनाडु में होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 14 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिसने भारत के अस्करी इदारों की मौजूदा लापरवाही और ख़तरनाक खामियों को मज़ीद उजागर किया था। इसके अलावा 2020 में MiG-29 के 2 तैयारे गिरकर तबाह हुए थे, जिनमें एक का पायलट लापता हो गया था। अस्करी एतबार से सिर्फ मिसाइल सिस्टम और फ़ज़ाइया की ताकत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि एक मुल्क की दिफाई हिकमत अमली का बड़ा हिस्सा उसकी टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, इत्तेहादी ताउन से भी जुड़ा होता है। जैसे कि पाकिस्तान ने चीन के साथ अस्करी ताउन को गहरा करते हुए कई अहम दिफाई मनसूबों में शराकत दारी की है, जिनमें जदीद रेडार सिस्टम्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नेवल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स भी शामिल है। इसके बरक्स भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस और इसराइल से अस्करी ताउन हासिल कर रहा है, लेकिन इसकी दिफाई तनसीबात की साख्त कई बार अंदरूनी सियासी ब्यूरोक्रेसी और बदउनवानी का शिकार रही है, जिसके बायस कई बड़े मनसूबे ताखीर का शिकार भी हुए हैं। एक और अहम पहलू साइबर वॉरफेयर है, जहां दोनों ममालिक अपनी सलाहियतें तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में साइबर डिफेंस यूनिट्स का क़याम हो चुका है और भारत भी इस मैदान में सरगर्म है। आइंदा जंगें सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाएंगी और इस तनाजुर में पाकिस्तान का डिजिटल दिफा मजबूत और ख़ुद मुख्तार इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट डिफेंस तेज़ी से खुद स्पार्को, नेस्कॉम, कामरा, PAC इंडस्ट्री कफालत की जानिब बढ़ रही है, जो तवील मुद्दती दिफाई खुद मुख्तारी के लिए एक मस्बत कदम है। दिफाई बरामदात का आगाज़ भी हो चुका है, जो मईशत के साथ साथ बैनुल अक़वामी वक़ार में इजाफा कर रहा है। अगर मजमूई तौर पर तज्ज़िया किया जाए तो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स, जवाबी हमले की सलाहियत, जदीद दिफाई हिकमत अमली और इत्तेहादी ताउन इसे एक मजबूत दिफाई मकाम फराहम करता है। भारत के पास जदीद टेक्नोलॉजी ज़रूर है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने और तरबियत याफ्ता अमले की फराहमी में चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में मुख्तसर वसाइल के बावजूद एक ऐसी ताकत हासिल कर ली है जो न सिर्फ दुश्मन को रोकने की सलाहियत रखती है, बल्कि किसी भी मुमकिना जारहियत का मौसर जवाब भी दिया जा सकता है। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इस वक्त एक मानी खेज खामोशी भारत की जानिब से ज़रूर है, वहाँ की ऑपोजिशन सवाल कर रही है, मीडिया भी टू सम हाउ और द अदर सवाल कर रहा है कि ये बानी खेज खामोशी क्यों है, अब रिस्पॉन्स टाइम इतना ज़्यादा इतना लैग क्यों आ रहा है उसमें। ये जो खामोशी है किसी तूफान का पेश ख़ैमा तो नहीं? क्या आपको लगता है कि भारत मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका बिल्कुल एनालिसिस ठीक है कि इस वक्त इंडिया की जानिब से खामोशी है, जबकि 4 दिन पहले मोदी बिहार के अंदर अपनी इलेक्शन रैली के दौरान रिवेंज लेने की बात कर चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो खामोशी है
तूफान का पेशखेमा साबित हो सकती है नहीं, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, ये हमारी आईएसआई के जो रिसोर्सेज हैं, जो टेंटिकल्स मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हैं, हम भरपूर नजर रखे हुए एक मक्कार दुश्मन से, बदकिस्मती से जो ज्योग्राफी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एक मक्कार दुश्मन से हमारा वास्ता है और पिछले 76 सालों से हम उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं को पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा पूरी तरीके से हम लोग चौकन्ना है और जो भी फोर्सेस की अगर मूवमेंट अभी तक उस तरह से रिपोर्टेड नहीं है कि जैसे कि 2001-2 में पार्लियामेंट के उस वक्त के भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया ने मूवमेंट की थी। हाँ, ये जरूर है कि लिमिटेड लेवल के ऊपर शायद इंडिया जरूर कुछ हरकत करे कि वो फेस सेविंग मोदी ने अपनी करनी है, लेकिन आप उनकी जो तैयारी है, जैसे आपने इब्तदाइया में कहा कि उनकी तैयारी उस लेवल की नहीं है कि जैसे होनी चाहिए, और इसकी वजह बेसिकली गैप्स हैं जो वहाँ की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान है। होने वाली एक रिसेंट जो प्रेस ब्रीफिंग भी थी, आपने देखा कि उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो बगैर जवाब दिए वहां से निकल गए थे, और जो वहां पे बैठे हुए सहाफी थे वो बड़े वशगाफ लफ्जों में कह रहे थे कि शेम ऑन यू। तो दिस इज जो अब देखा जा सकता है कि उनकी सिविल सोसाइटी, उनके सहाफी, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके दरमियान कितना गैप एग्जिस्ट करता है। ये तो हो गया एनालिसिस जो जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान बिल्कुल भी जो है वो इसमें से अपने जो हमने नजरें जो है दायमा नहीं की हैं, हमारे गार्ड्स ऑन है, हम बिल्कुल भी इसमें ऑप्टिमिस्ट नहीं है कि वो कुछ नहीं करेगा। वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग। और कल आपने देखा कि जो टू फ्रंट वॉर का सिनेरियो, उसने शायद हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को जांचने की कोशिश की थी इंडिया ने, तो वहां से हसन खेल के मुकाम नॉर्थ वजिस्तान में उसने खवारजियों को फंड करके उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अंदर आने की कोशिश की थी। तो हमारी अगर कोई रीएडजस्टमेंट ऑफ फोर्सेस कि जिसको इंडिया शायद रीड करना चाहता था, उसको अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया है कि हम टू फ्रंट वॉर सिनेरियो के लिए भी हम वक्त तैयार हैं। ब्रिगेड साहब, हम क्या गेज कर रहे हैं सर? हम इस वक्त क्या गेज कर रहे हैं? भारत मिस एडवेंचर में कहां तक जा सकता है? खिफत मिटाने के लिए किस हद तक जा सकता है? हमने देखा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में, उसके बाद भी कि वहां बालाकोट में पेलॉड गिरा के, चंद दरख्त गिरा के, तो उसने ये ढंढोरा पीटने की कोशिश की कि हमने यहाँ पर जो है बड़ी तबाही मचा दी, और उसके बाद फिर ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ तक गया और उनको एक्सेस दी गई वहाँ तक, उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या उस किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है? स्केल में उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है? हम क्या गेज कर रहे हैं? देखिए, माजी को देखते हुए मैं बड़ा कन्वीनियंटली कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुलेगा, लेकिन हम मैंने से पहले कहा कि हम चौकन्ना है और हम कभी भी कॉम्प्लिसेंट नहीं होंगे, क्योंकि हम एक मक्कार दुश्मन को फेस कर रहे हैं। माजी के हिसाब से देखें तो 1998 में जब न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट हुई थी, तो 1999 कारगिल का बहुत बड़ा एक लोकल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें न्यूक्लियर प्ले कर सकता था इंडिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं हुई थी। 2001 में इसी तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर उन्होंने किया, उस वक्त भी एस्केलेशन हुई थी और 1.5 साल तक हम आई बॉल टू आई बॉल इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे बैठे थे, हम भी और इंडियंस भी। उनकी जरूरत नहीं थी कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर खोले। इसी तरह 2007 में जब समझौता एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था, तो 2008 में भी एस्केलेशन हुई थी, उस वक्त भी इंडिया की जरूरत नहीं थी कि वो किसी सूरत भी जो है वो अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को खोले। हाँ, ये जरूर है कि लिमिटेड लेवल के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये कुछ एडवेंचर कर सकते हैं, कि जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हम 2004 से लेकर 2025 तक हम ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, जो कमांडो एक्शंस हैं, या जो हमारा जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से हम जो सख्त टेरेन में, चाहे वो बलोचिस्तान के संगलाफ पहाड़ों या केपीके के ग्रीनरी वाले पहाड़ों, तो हम इसके ऊपर हम वक्त तैयार हैं। हम क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए इंशाल्लाह हमारी बैटल हार्डन फौज है, तो कश्मीर अगर खुलता है कि जो फेस सेविंग के लिए लाइकली है मोदी की जानिब से, उसके लिए हम वक्त तैयार हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे मैं नहीं समझता कि वो खोलेगा, क्योंकि इस वक्त तक किसी किस्म का जो है वो सरप्राइज वो अचीव नहीं कर सकता, जो किसी भी जंग की जीतने की जमानत होता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इस वक्त वो इसमें कूद चुके हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी है कि जो इंडिया के फेवर में जाती। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इंडिया की हमायत में कोई बयान नहीं दिया है, ना यूरोपियन यूनियन ने, ना दीगर ममालिक ने। हाँ, उन्होंने जरूर जो है वो टेररिज्म को जो कंडेम किया, जो कि हम भी करते हैं। तो हमने जब सबूत मांगे हैं तो उनकी जानिब से कोई सबूत भी नहीं आया, तो लिहाजा
लिमिटेड वॉर के चांसेस जरूर हैं। हम किसी सूरत भी ऑप्टिमिस्ट नहीं इंडिया के बारे में। हम वक्त तैयार हैं, गार्ड्स हमारे ऑन हैं। ठीक, भाई साहब, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग एट द सेम टाइम। गैर मुतवक्के अंदाज में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, पर्टिकुलरली यूएस और एलाइज ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया जैसे वो पहले खुल्लम खुल्ला आके मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। इस बार ज़रा सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है, जो हो सकता है कि भारत के लिए भी ज़रा सरप्राइज और रादर शॉकिंग हो कि क्या हो रहा है। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, सिवाय इसराइल के जिसके प्राइम मिनिस्टर ने एक पोस्ट की है और सोशल मीडिया पे वो स्टेटमेंट भी जारी हुआ है, उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आया है। हाउ डू यू सी दिस? इसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, 2-3 वजूहात हो सकती है। मोदी और रॉ जिस तरह बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं कनाडा, अमेरिका, यूके और नीचे यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो वहां पे उसकी वो क्रेडिबिलिटी है वो ऑलरेडी डाउट में आ चुकी है। जहां तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जितने क्राइटेरिया हो सकते हैं तमाम के तमाम इंडियंस उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। साफ जाहिर है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फिर थर्ड में क्रेडिट दूंगा हमारे मीडिया को, आप लोगों को, जो हमारे एंकर्स हैं, हमारे टीवी चैनल्स हैं, जिस तरह से वो रिस्ट्रेंट के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बगैर जंग की एक हाइप क्रिएट किए हुए वीजा भी इंडिया के चैनल्स को आप देखें तो वो जिस तरह के लगता है कि एक वॉर मॉन्गरिंग लगता है कि अभी नेक्स्ट घंटे में जंग होगी। इसी वजह से आज हमारे 16 चैनल्स को, जिसमें से 8 यूट्यूब के चैनल्स थे, 8 हमारे मेन स्ट्रीम चैनल्स को बैन किया गया है, क्योंकि वो जो प्रोपेगेंडा कर रहा था उसमें वो खासा नाकाम हुआ है। तो ये तमाम चीजों को अगर इंटरनेशनली लेवल पे देखा जाए तो ना, जैसे मैंने पहले कहा, सिक्योरिटी काउंसिल ने उस तरह से साथ खड़े नहीं हुए। अमेरिकन में जो एयरफोर्स 1 के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है वो किसी भी सूरत इस तरह की नहीं है जो इंडिया के फेवर में जाती हो। तो लिहाजा एट द सेम टाइम उनके डोमेस्टिक ऑडियंस भी उनके फेवर में नहीं है। तो होलसम सिनेरियो में अगर देखें तो मोदी इज एट लॉस, और उसने अपनी यही मिसकैलकुलेशन की वजह से जो हमारे कश्मीर का इशू था, जो आर्टिकल 370 और 35A के बाद कुछ विजिबली डॉर्मेंट होता चला जा रहा था, उसने उसको नई रूप हो की है। और अब बड़े खुल के लोग कह रहे हैं कि ये एक हल तलब मसला है और वहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के हिसाब से उसको तय होना चाहिए। तो हो सकता है कि जो है वो मोदी शरारत करे, लेकिन उसके पास कोई जवाब बाकी नहीं रह गया। तो इसलिए भी इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। और अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया ने शुरू के 2 दिन जरूर इसको कवरेज दी है कि वहां इस तरह कोई इंसिडेंट हुआ है, वो भी अब मजीद इस पर उस तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो मोदी को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है और मैं समझता हूँ कि कश्मीर इशू में एक नई जान पड़ी है, जिला पड़ी है, और इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी अब कश्मीर एज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मिन्हाज साहब, आपके वक्त के लिए भी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार वली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो भारत के साथ तनाज़े को लेकर वफाकी हुकूमत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का फैसला किया, क्या ये फैसला वापस ले लिया गया या मौखर हो गया है? इस हवाले से क्या स्टेटस है सर, सबसे पहले तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच रेहान। देखिए, अभी तक ये फैसला जो है वापस नहीं हुआ और तमाम ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। पाकिस्तान ने पहले ही दिन से अपने सफारती चैनल्स ऑन कर दिए थे। चाइना, ईरान, तुर्की और जितने हमारे मुस्लिम ममालिक हैं और जितने हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उन सब के साथ हमारे चैनल ऑन है और तमाम पाकिस्तानी मफादात को मद्देनजर रखते हुए और वक्त की ज़रूरत जो भी हुई वो इकदाम उठाए जाएंगे। तो फिलहाल अभी कोई फैसला जो है वो हुआ नहीं है। आपको सिचुएशन एस्केलेट होती भी नजर आ रही है या आपको लगता है नहीं, मामला डिफ्यूज होगा, फिजल आउट हो जाएगा, डायलॉग के जरिए से हल हो जाएगा? देखिए, इंडिया नीड्स द एस्केलेशन ऑफ द सिचुएशन बिकॉज दैट सूट्स हिम। नरेंद्र को, मोदी को वो ये सूट करता है क्योंकि उन्होंने वहां पे अपनी आज़ादी की तहरीकों को भी डील करना है। दूसरा, उसने जो वो वहां पर इलेक्शन है बिहार में, उसको भी डील करना है और उसके लिए उसको ये एडवेंचरिज्म जो है ये सूट कर रही थी। तीसरा, नरेंद्र मोदी इज फेमस फॉर लाइक उसको कहते हैं कि गुजरात का कसाई, खून का प्यासा। अब देवी माँ को जो है तो खून की जरूरत है और इतने बंदों को बलि चढ़ाना है। वो तो उस टाइप का बंदा है। उनकी सियासत सारी, अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा लें, वो इसी के गिर्द घूमती रहती है। पाकिस्तान अमन चाहता है,
लेकिन अमन किसी भी इस ऐसी कीमत पर नहीं कि जिसमें नुकसान पाकिस्तान का हो या पाकिस्तानी अवाम का हो या पाकिस्तानी मफादात का हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कभी भी जंग को वेलकम नहीं करेंगे। जंग को कभी भी हम नहीं चाहते कि जंग मुसल्लत हो, खित्ते में जंग हो, वरना ये जंग सिर्फ ये पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं है, ये दो मुल्कों की जंग नहीं। इस जंग में फिर और बड़े मुल्क भी आएंगे और फिर यहाँ के 150 करोड़ से जायद के लोगों को जंग में झोंकना मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदी नहीं है। बट अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये हमारी हिस्ट्री है कि फिर हम छोड़ते भी नहीं है किसी को, फिर आखिरी घर तक फिर छोड़ कर आते हैं। लेकिन सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। 2.25 अरब इंसानों का मामला है, ये इतनी सादा बात नहीं है। जंग का लफ्ज़ कह देना बहुत आसान है, लेकिन अल्टीमेटली ये डिज़ास्टर होगा अब अगर ऐसा होता है। और ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस भी तो ज़रूरी है। इख्तियार वली साहब, आज सेनेटर अली ज़फ़र साहब सेनेट से खिताब कर रहे थे और वो कहते हैं कि अगर इस पे APC बुला ली जाए और उस APC में बानी PTI को भी बुला लिया जाए तो वो लार्जर जो पॉलिटिकल कंसेंसस है या कॉन्सल्टेशन है वो एक्सरसाइज हो सकती है और वो बहुत ज़रूरी है। आप एग्री करते हैं उनके इस मौक़िफ़ से? देखिए रेहान, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस जो है ये हमारी ज़रूरत है, ये मुल्क की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ तक सेनेटर अली ज़फ़र साहब की बात है कि बानी PTI इमरान खान को भी जो है तो रिहा करके लाया जाए और उनको भी बिठाया जाए इजलास में, इसका मुझे इसकी ज़रूरत समझ नहीं आती। लेकिन फिर भी इस पर कोई भी राय देने से पहले मेरे ख्याल में ये अगर इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर हुई या इस तरह की कोई मुतालबा अगर आया गया या ज़रूरत महसूस की गई तो मुस्लिम लीग नून और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो अपने इत्तेहादियों के साथ और पार्लियामेंट के साथ और जितने भी मतलब इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ फिर मशवरा करेगी और उसके बाद फिर फैसला करेंगे। अदरवाइज अगर मुझसे पूछें तो बानी PTI की पार्टी भी यहाँ मौजूद है, पार्लियामेंट भी मौजूद है, पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद है। इतने फैसले उनको मेरे ख्याल में खुद भी कर लेने चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में जंग अगर छिड़ गई है तो क्या उन्होंने इंडिया के साथ खड़े होना है या पाकिस्तान के साथ। ये बड़ा आसान सवाल तो जाहिर है, कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी? हमने जंग की तरफ जाना है, इसकी सिचुएशन की डीएस्केलेशन कैसे हो सकती है? अल्टीमेटली लाइक ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सर, और वो पार्लियामान के अंदर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके हेड भी हैं। और जहाँ तक बात है पार्लियामानी लोगों की, तो वो कहते हैं हमें तो एक्सेस ही नहीं दी जाती बानी PTI से मुलाकात की भी, तो हम क्या बात करेंगे? मैं इस तरह की किसी बात को नहीं मानता कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। किस तरह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर होती तो वो इस वक्त हुकूमत में होता है। ये एक अलग दास्तान है, मैं इस वक्त इस मौजू में मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। जहाँ तक बात है अली ज़फ़र साहब की, तो ये उनकी पार्टी के लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। वो तो एक अरसे से यही कोशिश करते हैं, अगर यहाँ पर 26 नवंबर का वाक़या हो, अगर BLA जो है तो आपकी ट्रेन को अगवा करके ले जाती है और 150-200 मुसाफिरों को उनको वो मुगवी करके हॉस्टाइल में ले जाते हैं, तो इनका मुतालिबा यही होता है कि जी हमारे चेयरमैन को रिहा कर दो। तो हर बात को वहां पे पॉलिटिकली नथी करना, आई थिंक दिस इज नॉट अ सीरियस एटीट्यूड एंड नॉट अ सीरियस अप्रोच। आप कौमी मफादात को एक साइड पे रखें और अपने पॉलिटिकल मफादात को दूसरी साइड पे रखें। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है इख्तियार वली साहब। दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड पुट एवरीथिंग असाइड। जहां पर हुकूमत को ये महसूस होगा कि अब जरूरत है कि बानी PTI को जेल से रिहा करके भी लाना है तो हम ले आएंगे। लेकिन मुल्की मफादात की बात हो, BLA का वाकया हो, जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हो, वहां पर अपनी शिरकत और अपनी सपोर्ट मशरूत करके आप कंडीशनलाइज करते हैं कि कैदी नंबर 804 के या 804 क्या है उसको रिहा करके ले आए। तो मेरे ख्याल में आई थिंक दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग। मैं इसको अच्छी कौम क्या इसको कोई भी इसको अच्छी नजर से नहीं देखता। ये ब्लैकमेलिंग होगी, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। अच्छा इख्तियार वली साहब, दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड कीप एवरीथिंग असाइड। हमारी पॉलिटिक्स तो बहुत बाद में है, जाहिर है ये नेशनल इशू है, ये नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। हमारे दो सूबे तो हालत जंग में हैं, बलूचिस्तान और KP, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हुई है। और जाहिर है ये जो टेररिज्म का एक वेव है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, उनसे निबरदाज वहाँ होने के लिए हमें अपनी पॉलिटिक्स को बाद में रखना चाहिए। और हुकूमत ज़ाहिर है बड़ी होती है, घर के बड़े के तौर पे बड़ा दिल भी कर लेना चाहिए। और अगर ऐसा कोई मामला है और उससे चीज़ें हल होती हैं तो उस तरफ जाने में हर्ज क्या है वैसे इख्तियार वली साहब?
मैंने आपको कहा ना कि जो हुकूमत में होते हैं वो घर के बड़े होते हैं, और घर के बड़े को पता होता है कि मेरा कौन सा बेटा जो है वो हुजरे में बैठने, डेरे में बैठने का लायक है। मुझे उसको ये पता होता है कि मेरा कौन सा बच्चा जो है वो जरगा पंचायत भी कर सकता है और उसके फैसले भी कर सकता है। तो ये भी घर के बड़े को पता होता है कि उसका कौन सा बेटा जो है वो जाके जमीनों की खबर भी ले सकता है, और ये भी उसको पता है कि मेरे बेटों में से कौन कौन से बेटे हैं जो जाके मोर्चे पे जंग लड़कर आ सकते हैं। लेकिन ये भी उसको पता है कि किसको मैंने कहाँ पे रखना होता है। तो मेरे ख्याल में जो चीजें घर के बड़े को डिसाइड करनी है वो उन्हीं को डिसाइड कर लेने दे, और जो छोटों का काम है छोटे वही काम करे। मैं नहीं समझता कि फिलहाल इस तरह स्टेज पे कोई फैसला लिए जाने की अभी जरूरत है या नहीं है। दिस इज मेरे ख्याल में वक्त से पहले कोई बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, लास्टली देखिए, इसके ऊपर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस भी आ रहा है, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को चैनलाइज कर वहाँ पे अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस हवाले से? लगता तो ये है कि जो इंडियंस हैं उनकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉबिंग करना जानते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को की अटेंशन लेना जानते हैं। व्हाट आर वी डूइंग सर? मेरे ख्याल में इंडिया की जो लॉबिंग है वो तो इतनी वीक है इस वक्त कि उनकी अपनी सोशल मीडिया, उनके एक्स जो आर्मी पर्सनल हैं, जो जनरल हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उनको कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और आपने एक मन गढ़ंत कहानी गढ़ी है। और ऐसा लगता है, महसूस होता है जैसे पहले हम समझते थे कि बॉलीवुड का बड़ा असर होता है इंडिया के हुक्मरानों पर, स्पेशली नरेंद्र मोदी पर। लेकिन अब तो मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी करता है बॉलीवुड भी उसका चरबा ही बनाता रहता है। तो ये तो इंटरनल उनकी जो स्ट्रेटजी है ये है। इंटरनेशनली मेरे ख्याल में अभी तक इंडिया इज फेल्ड टू गेट द सिंपैथीज और सपोर्ट ऑफ एनीबॉडी। किसी की सपोर्ट वो लेने में इस वक्त कामयाब नहीं हुए। हाँ, एक ले दे के इजराइल है जो जिनके साथ तो हमारा एक बेर जो है वो शुरू से है और वो चलता रहेगा और वो कभी सेट होगा भी नहीं। इजराइल अगर वहां पे आके उनकी सपोर्ट करता है तो वो हमें मालूम है, लेकिन इजराइल को भी हमने बता दिया है, और ये तो उस वक्त नवाज शरीफ ने बता दिया था जब एटमी धमाके हुए थे और पाकिस्तान को ये कहा गया था कि हम आपको पत्थर के जमाने में भेज देंगे। तो नवाज शरीफ ने ये कह दिया था कि हमें पत्थर के जमाने में भेजने वालों, ये भी याद रखो कि अगर हमारा मिसाइल तुम तक नहीं पहुंच सकता, तुम्हारा जो कुछ बिगाड़ेंगे वो बाद में बिगाड़ेंगे। सबसे पहले हमारे एटमी मिसाइल जो ये गौरी है, शाहीन है और अब्दाली है, ये इंशाल्लाह इजराइल को सफायस्ती से मिटा देगा। तो इजराइल, मेरे ख्याल में इजराइल के अलावा किसी की सपोर्ट उनके पास नहीं है, और उनको भी पता है कि वो भी फिर महफूज नहीं रहेंगे, और वो इतने ही हैं जितने इधर है। ठीक, लास्टली इख्तियार वली साहब, आज CCI इजलास बिलाखिर बुला लिया गया, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द CCI? ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन नहरों का मामला है, ये आज के इस कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे हल हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा? उसके बाद ये जो धरने हैं, वकला का एहतजाज और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? आपको लगता है कि बड़ा डिसाइसिव होने जा रहा है ये इजलास? यस, इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी डिसाइसिव। ये मोमेंट जो है ये डिसाइसिव मोमेंट है, और ये बात मैंने बहुत पहले कह दी थी कि ये मसला छोटा है, बड़ा है, दरमियाना है, ज़रूरी है, जितना भी है, जो भी है। जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने या आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को या वजीर आजम शहबाज शरीफ को अप्रोच किया तो ये मसला नहीं रहेगा, और वही हुआ। हाँ, एक बात तय है कि मेरे ख्याल में बंजर जमीन सिंध की हो, पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, या खैबर पख्तूनख्वा की हो, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर की हो, उसको सैराब करना हम सब की जिम्मेदारी है, और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। सिंध का पानी अगर कोई चुराता नहीं है, सिंध का पानी अगर कोई काटता नहीं है, और पंजाब की जमीनें सैराब होती हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की क़ियादत को उस पर कोई एतराज। लेकिन ये मनसूबा बिलाखिर वफाकी हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा, और आज फॉर्मली अनाउंस हो जाएगा कि इसका रिवर्सल हो गया है, या वफाकी हुकूमत ने मनसूबा वापस ले लिया है? अगर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट आ चुकी है रेहान तारिक, तो आपके पास होगी। मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। नथिंग इज हैपेंड सो फार लाइक यू आर टेलिंग मी। इस तरह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपके वक्त के लिए।
पंजाब में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने 21 रोज से जारी धरने में डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर हेल्थ वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत अस्पतालों की निजकारी का फैसला फौरी वापस ले, क्योंकि इससे गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलियात खत्म हो जाएंगी और हेल्थ वर्कर्स के रोजगार को शदीद खतरात लाहक होंगे। एहतजाज के दौरान लाहौर समेत पंजाब भर के मुताद्दिद सरकारी अस्पतालों में OPDs मुसलसल बंद हैं, जिससे लाखों मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हड़ताल के बायस मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जहाँ इलाज के महंगे अखराजात ने गरीब आवाम की परेशानियों में इजाफा किया है। महकमा सेहत पंजाब ने हड़ताल पर सख्त रद्दमल देते हुए मुताद्दिद सख्त इक़दाम उठाए हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में OPDs बंद करने पर 2 डॉक्टर्स को मुअत्तल और 1 को बरतरफ कर दिया गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब और चिल्ड्रन अस्पताल के ज़ेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर अहमद यार को मुअत्तल किया गया है, जबकि जनरल अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आमिर बशीर को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। मजीद बरा महकमा सेहत ने हड़ताल में शरीक तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी और गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहों की अदायगी फौरी रोकने का हुक्म जारी किया है। एहतजाज के पेश नज़र महकमा सेहत ने अस्पतालों में अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का आगाज़ किया और गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे डाला है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर्स ने निजकारी के फैसले के खिलाफ अपना एहतजाज मजीद सख्त करते हुए पंजाब भर में एमरजेंसी सर्विसेज भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। इस फैसले से अस्पतालों में दाखिल मरीजों की हालत तशवीशनाक हो गई है और एमरजेंसी फ़ाल ना होने से मरीजों की जानों को ख़तरा है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च का ऐलान किया है, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने भारी नफरी तैनात कर दी। इतलात के मुताबिक एहतजाज अब पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर रहा है और ज़राए का कहना है कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर सरिंजों, कैंचियों और दीगर नोकदार अशिया से हमला किया है, जिसके नतीजे में मुताद्दिद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी एहलकारों को नाक, मुँह, बाजुओं और दीगर अज़ा पर चोटें आई हैं और कई को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुजाहिरीन हाई सिक्योरिटी जोन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस मुकम्मल कोशिश कर रही है और तर्जुमान ने दावा किया है कि पुलिस को तशद्दुद से मुकम्मल गुरेज़ के अहकाम दिए गए हैं और 2 मुजाहिरीन के साथ कहा गया है कि वो तहम्मुल से पेश आए। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुजाहिरीन ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके पुलिस पर हमलावर हो रहे हैं, जिससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जोन के अतराफ़ में नाकाबंदी कर दी और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं और ज़राए के मुताबिक बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर में टीचर्स को भी तलब कर लिया गया है। अब ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि आम लोगों का मामला है, पेशेंट्स का मामला है जो अस्पतालों का रुख करते हैं, उनको इलाज मुआलजे की सहूलियात मैसर नहीं आ रही। इस पर दोनों साइड से सैनिटी प्रिवेल करेगी तो मामला हल होगा। पंजाब हुकूमत ने नई डबल केबन गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी है, जो एक ऐसे वक्त में की गई है जब मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से ये गाड़ियाँ VVIP प्रोटोकॉल के लिए खरीदी जा रही हैं, जबकि आम शहरी बुनियादी सहूलियात जैसा कि साफ पानी, बिजली, सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। ज़राए के मुताबिक सूबे में VVIPs की सिक्योरिटी के लिए 5 महंगी लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, जिनमें 2 इंपोर्टेड लैंड क्रूजर्स के लिए 24 करोड़ के फंड्स रखे गए हैं, जबकि 3 लैंड क्रूजर्स प्राडोस के लिए 22 करोड़ 70 लाख के फंड्स मख्तस किए गए हैं। सूबाई काबीना ने इस खरीदारी की मंजूरी के फौरी बाद टेंडर्स जारी किए और इन 5 गाड़ियों के लिए कुल 46 करोड़ 72 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। ये गाड़ियाँ ना सिर्फ महंगी हैं, बल्कि इन पर जदीद तर्ज के जैमर्स और दीगर हिफाजती आलात की तनसीब के लिए इजाफी अखराजात भी किए जाएंगे। रवा माली साल के अख्ताम तक इन गाड़ियों की खरीदारी मुकम्मल करके इन्हें स्पेशल ब्रांच के हवाले किया जाएगा। अब हुकूमती ज़राए का दावा है कि ये गाड़ियाँ VVIPs की सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर हैं, क्योंकि मौजूदा गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं और जदीद तकाज़ों को पूरा नहीं करती। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इन गाड़ियों की खरीदारी आवाम की खिदमत के लिए है या ये सिर्फ अशराफिया की शान शौकत को बढ़ाने का एक और जरिया है। हुकूमती मौक़िफ़ तो ये है कि यह फैसला सिक्योरिटी की जदीद ज़रूरियात के तहत किया गया है, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ मौसर तरीके से काम नहीं करती। ताहम इस फैसले ने कई हलकों में सवालात को ज़रूर जन्म दिया है। प्रोग्राम के वक्त अपने इंतज़ाम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।